डिफाइन की थी, ये है प्रीमिटिव, ये प्रीमिटिव है। प्रीमिटिव में एन इफेक्टिव देखो, एन इफेक्टिव इन प्रीमिटिव, तो प्रीमिटिव में एन इफेक्टिव क्या होगा? अब देखो ये दो एटम्स कितनी पे है 120 और ये है 60 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये 120 है, तो ये कितने से शेयर होगा? ये पूरा 360 है। इसमें देख लेंगे इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इस यूनिट सेल में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है। और ऐसे कितने हैं 120 वाले 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स हैं, एक का कंट्रीब्यूशन कैसे देखेंगे 120 और 360, 120 और 360 डिग्री। ठीक है, ये इतने एक यूनिट सेल में इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 एटम्स, प्लस 2 एटम्स कितने हैं 60 और 360, और एक इसके अंदर ही है, इनसाइड है, इसका तो फुल कंट्रीब्यूशन है, ये ब्लैक एटम, ठीक है। तो टोटल कितने हुए 2/3, 2/3 पार्ट, और ये 1/3 प्लस 1, तो ये कितने आए 1 + 1 2 आए। तो प्रीमिटिव यूनिट सेल में एन इफेक्टिव कितने हो गए, एन इफेक्टिव इन प्रीमिटिव कितने हो गए 2, तो 2 एटम बेसिस हो गया। अब कन्वेंशनल में देख लो, कन्वेंशनल में ये 4 तो इसके अंदर है, ठीक है, 4 कन्वेंशनल यूनिट सेल में देख लें, कन्वेंशनल में देखो एन इफेक्टिव इन कन्वेंशनल यूनिट सेल, कन्वेंशनल, तो 4 तो देखो 1 2 3 4 तो इसके अंदर है, प्लस ये जो 6 है 1 2 3 4 5 6, ये सारों का एंगल 120 है, तो एक इसमें कितना कंट्रीब्यूशन होगा इसका 120 और 360, और ऐसे कितने हैं 6 हैं, तो कितने होंगे 4 + 2 36, तो कन्वेंशनल यूनिट सेल में कितने हो गए एन इफेक्टिव हो गए 2, सॉरी कन्वेंशनल में हो गए 6 अभी निकाला ना 6 और। अब हम बेसिस डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि बेसिस कितने हैं 2 एटम बेसिस है, और किसके कार्बन के एटम है, क्योंकि कार्बन की स्ट्रक्चर है। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उससे पहले हम इसके एरिया की बात कर लें कि एरिया कितना है कन्वेंशनल यूनिट सेल का। तो पहले हम एरिया की बात कर लेते हैं कि कन्वेंशनल यूनिट सेल का एरिया क्या है। अब इस केस में एरिया निकाल रहे हैं क्योंकि 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो एरिया क्या आएगा कन्वेंशनल यूनिट सेल का, एरिया ऑफ कन्वेंशनल यूनिट सेल। तो कन्वेंशनल यूनिट सेल यहाँ पे विजिबल है, हेक्सागन है ए साइड की, तो हमने जैसे प्रीवियस केस में किया था कि हेक्सागन को हम किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, ये 6 हेक्सागन, तो इस तरीके से हेक्सागन, ठीक है, ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में इस तरीके से इसको अज्यूम कर सकते हैं, और सभी की साइड ए साइड की 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक का एरिया क्या होता है इक्विलैटरल का √3/4 ए स्क्वायर, ए साइड की है तो 6 का क्या हो जाएगा 6 √3/4 ए स्क्वायर, क्लियर है। तो ये एरिया आ गया कन्वेंशनल यूनिट सेल का 6 √3/4 ए स्क्वायर। नेक्स्ट इसको साइड में रख लेते हैं, एरिया कन्वेंशनल का, इसको सिंप्लीफाई कर लें 3/2 √3 ए स्क्वायर, एरिया आ गया कन्वेंशनल का, क्लियर है। प्रीमिटिव का क्या आ जाएगा, प्रीमिटिव का भी निकाल लेते हैं यहीं पे, एरिया प्रीमिटिव का। अब 6 एटम होते हैं कन्वेंशनल में, प्रीमिटिव में होते हैं 2, तो 2 एटम्स के लिए कितना आएगा, क्या जाएगा 1/2 √3/2 ही आएगा उस केस में भी, ठीक है। तो ये देख लेना आप भी इसका किस तरीके से आएगा। देखो 6 एटम्स थे कन्वेंशनल में जब, तो उनका आया था 3/2 √3 ए स्क्वायर। अब 2 एटम होते हैं प्रीमिटिव में, तो उनके लिए क्या आएगा 3/2 √3 ए स्क्वायर 1/6 × 2, इसी तरीके से आएगा।
ठीक है, तो ये हो गया प्रिमिटिव का एरिया। अब हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा इस केस में? तो देखो ये वाली डिस्टेंस जो एटम से एटम की डिस्टेंस है वो तो डी है, ठीक है। एटम टू एटम डिस्टेंस क्या है? एटम टू एटम डिस्टेंस है डी, मीन्स जो ये डिस्टेंस है देखो ये वाली, ये है डी। लैटिस तो हमने अल्टरनेट चूज किया है ना, लैटिस तो अल्टरनेट एटम चूज किया है, तो लैटिस वाली ये है डिस्टेंस है ए। तो अगर हम ए और डी में रिलेशन फाइंड आउट करें तो क्या आएगा? देखो अगर हम ये ट्रायंगल लें, ये वाली ट्रायंगल लेते चलिए, तो ये एंगल 60 था और ये इसमें 30 रह जाएगा। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डालें तो ये a/2 पे कट करेगा, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं इस ट्रायंगल को। ये इस तरीके से है, यहाँ पे हमने लैटिस पॉइंट ले रखा है यहाँ पे, और ये a/2 डिस्टेंस है, ये एटम से एटम की डिस्टेंस है। यहाँ पे इस तरीके ब्लैक एटम रखा हुआ है इस तरीके से, कार्बन ही एटम है ये दोनों ही, बट ये लैटिस लोकेशन है और ये है एटम। इस तरह की सिचुएशन है, ये एंगल 30 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज cos ऑफ 30, a/2 ओवर d इज cos 30, तो a ओवर 2d इज इक्वल्स टू cos 30 इज √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो a हो जाएगा √3d। ठीक है, तो ये एटम से एटम की डिस्टेंस कह लो या इसको r मान लो। तो ये इस तरीके का रिलेशन आता है d में और a में, ठीक है। तो इसको भी हम बॉक्स अप कर दें, a और d रिलेशन, ये पैकिंग फ्रैक्शन निकालते वक्त काम आएगा। a एंड d रिलेशन, a इज इक्वल्स टू √3d। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्या रह गया? इनफेक्टिव प्रिमिटिव में बात के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर रह गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, एक एटम है जो किससे कितने से नियरेस्ट नियर बाय नेबर कितने हैं? ये 3 ही है, हर एटम के लिए 3 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 3। और डिस्टेंस कितनी है? किस डिस्टेंस पे रखे हुए हैं? ये डिस्टेंस क्या है? d। और d और a में क्या रिलेशन है? d इज इक्वल्स टू a/√3। a लैटिस पैरामीटर है जहां पर। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड नियरेस्ट नेबर, तो सेकंड नियरेस्ट नेबर इस केस में होगी 6, ठीक है। अब हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन पे बात करते हैं। सेकंड नियरेस्ट नेबर 6 है। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, तो ये किस तरीके से आएगा? इनइफेक्टिव इनटू, अब ये 2D केस है, तो 2D केस है तो इसमें आएगा कि एक एटम का एरिया, ठीक है, समझ रहे हो? इनइफेक्टिव इनटू एरिया, एक एटम का एरिया क्या आएगा? सर्कल का एरिया क्या होता है? πr², ठीक है। अब r इसकी रेडियस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नीचे, नीचे आएगा टोटल इसका कितना एरिया है, ठीक है, टोटल एरिया क्या है। अब हम r फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, πr²। तो r देखो ये इसकी एक की रेडियस है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? एटम्स के बीच की d। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ r इज इक्वल्स टू d। तो r क्या हो जाएगा? d/2, ठीक है। अब d/2, तो d की वैल्यू क्या है? a/√3, तो r हो जाएगा a/2√3। ये हो गई r की वैल्यू, क्लियर है? अब हम यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे? टोटल इसका कितना, एक का कितना एरिया है, तो एक का कितना एरिया है? ये हेक्सागन है, तो एक का एरिया क्या आएगा? 6। इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल में कर दिया तो 6√3/4 a², ये एक का एरिया है, ठीक है। अब r की वैल्यू रख देंगे इसमें, r की जगह, r² की जगह पे रखेंगे a²/4 × 3। लेट अस शॉर्ट आउट। अब इसका काम तो अप्रोक्सीमेटली हो ही चुका है, ठीक है, इसको इरेज कर लें।
आगे फाइंड आउट करें तो एन इफेक्टिव तो कितना है, कन्वेंशनल की बात कर लेते हैं। तो कन्वेंशनल में तो है 6 पाई आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू क्या आएगी ए स्क्वेयर बाई 4 इंटू 3 इंटू 6 रूट 3 बाई 4 ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आएगा पाई 3 रूट 3। ठीक है, तो इसको फर्दर सोल्व करने पे आएगा ये नियरली 0.604 या फिर कहीं परसेंटेज में 60.4%। ये था एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आया इसमें 60.4%। तो ये इसमें पैकिंग फ्रैक्शन होता है। दिस इज ऑल अबाउट ग्रेफिन स्ट्रक्चर। सो लेट अस समराइज कि ग्रेफिन स्ट्रक्चर में हमने क्या कुछ देखा है। कि सबसे पहली चीज है कि ग्रेफिन स्ट्रक्चर किस तरीके की स्ट्रक्चर है। ग्रेफिन इज ए 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और क्या इसकी फॉर्मेशन होती है कि हेक्सागन्स होती है, वो उस तरीके से रिपीट होती रहती है। नेक्स्ट हमने देखा था कि हम लैटिस किसे चूज करें, क्योंकि अगर सिंगल एटम को अगर पोजिशंस को हम लैटिस लें तो उनकी जो नेबरहुड थी वो आइडेंटिकल नहीं थी, इसलिए हमने 2 एटम बेसिस कंसिडर किया। इसमें 2 कार्बन एटम का बेसिस होगा। क्लियर है। उसके बाद हमने इसके कोऑर्डिनेशन नंबर देखे। क्या इसमें इसकी कन्वेंशन सेल तो हेक्सागन की होती है, और प्रीमिटिव यूनिट सेल एक प्रीमिटिव यूनिट सेल में क्या आया था कि प्रीमिटिव यूनिट सेल इस तरीके की आई थी। लेट मी ड्रॉ। प्रीमिटिव यूनिट सेल इस तरीके से आई थी, रोम्बस। हेक्सागन ही थी, ठीक है। 2D में हेक्सागन, 2D में जो हेक्सागन की कंडीशन होती है ना, ये 120, ये 60, A इज टू D। तो ये इसकी प्रीमिटिव यूनिट सेल की शेप थी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर रही हमारी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। तो वो ग्रेफिन स्ट्रक्चर्स के ही स्टैकिंग से बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेफिन स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। और इन सभी फिर उसके बाद हम कुछ काफ़ी दिन हो गए प्रीवियस ईयर सोल्व नहीं किए हैं, तो इन सभी स्ट्रक्चर्स पे अभी तक जितना सिलेबस कवर हो चुका है उस पे हम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स CSIR की कुछ उठा के लाएंगे, उनको सोल्व करेंगे। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।